हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जो हमारे सीबीएसई के एनसीईआरटी के बुक उसका नाम है चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4। तो इसमें पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था करंट का हीटिंग इफेक्ट देखा था, मतलब करंट फ्लो रही है तो कंडक्टर जो है हीट करता है, और इससे रिलेटेड तुमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है हीटिंग इफेक्ट वाला। ठीक है, हीटर के अंदर, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर, इन सब के अंदर इफेक्ट को यूज में लेते हैं। यहाँ पे बात करेंगे हम मैग्नेटिक इफेक्ट की, करंट की। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, ठीक है, किसी वायर में अगर करंट फ्लो रही है तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले पता किया, बताया इसने ऑरस्टेड ने। ठीक है, ऑरस्टेड नाम का साइंटिस्ट था, तो उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। ठीक है, वो जानबूझ के मतलब डिस्कवर नहीं करना चाहता, गलती से हो गया उससे। कैसे? उसने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक कंपास को रख दिया, मैग्नेट नीडल को रख दिया, कंपास को रख दिया। कंपास को रखा तो क्या हुआ, वो कंपास को जैसे उसके पास रहा था वो डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, ऐसे ही कुछ कर रहा होगा, करंट फ्लो हो रही है, किसी वायर के पास कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कंपास कंपास रखा हुआ है ऐसे कहीं पर, उसने हटा के उसको उसके पास रख दिया, तो उस कंपास पे ध्यान था उसको, तो क्या हुआ, वो नीडल डिफ्लेक्ट हो गई, नीडल जो थी वो डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, नीडल डिफ्लेक्ट होती है। हम देखते हैं कि किसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं किसी भी मैग्नेट को, नीडल को, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाती है, नॉर्थ दिखाएगी और साउथ दिखाएगी। ठीक है, बढ़ता मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है। तो जो निडल होती है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, मतलब आसपास अगर कोई मैग्नेट हो तो मैग्नेट से वो डिफ्लेक्ट होती है। निडल जो होती है वो मैग्नेट से डिफ्लेक्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ तो कोई मैग्नेट रखी नहीं है, ये अपने आप कैसे डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो उसने फिर और ज्यादा थोड़ी एक्सपेरिमेंट करके देखा, थोड़ा करंट की डायरेक्शन में चेंज करा। अच्छा, मैंने फिर दोनों तरफ ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मान लो निडल ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, यहाँ थी, फिर ऐसे घूम गई, इधर से ऐसे घूम गई, ऐसे लगी, ऐसे घूम गई, फिर करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, मतलब बैटरी को ऐसे लगा दिया, ऐसे लगाया, तो नीडल फिर अपोजिट डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होगी, फिर ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, पहले ऐसे हो रही थी वैसे होगी। तो करंट को डायरेक्शन चेंज करने पर नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। फिर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया उसने, बैटरी थोड़ी बड़ी हुई, बैटरी ले ली, करंट को बढ़ाया, तो उससे क्या हुआ, उसका डिफ्लेक्शन भी बढ़ गई, ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो उसने फिर यहाँ से क्या कंक्लूजन बताया, कि उसने कंक्लूजन दिया कि किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। उसकी वैल्यू के बारे में बताया, उसका फॉर्मूला कुछ नहीं दिया, बस इतना सा बताया कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये बता के गया कौन, ऑरस्टेड बता के गया। ठीक है, फिर इसके बाद बहुत से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, थ्योरी डेवलप की, फॉर्मूला वगैरह बनाया, वो सब किया। तुम्हारे यहाँ पर जानने वाली क्या क्या बात है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे चार्ज है स्टैटिक, क्यू एट रेस्ट, ठीक है, चार्ज रेस्ट में, तो सिर्फ ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अगर चार्ज रेस्ट में है तो। ठीक है, और कोई एक मैग्नेट है, magnet at rest only produces magnetic field। तो मैग्नेट बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पर अगर चार्ज रेस्ट में नहीं है, चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, क्यों जो है चार्ज v इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ अराउंड इट। तो उसके आसपास वो क्या करेगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा, वो तो प्रॉपर्टी है उसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसके अराउंड। अब बात करें करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है आई, तो ये इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड
produces magnetic field around it but not electric field. करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसके आसपास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसके अंदर वो सिर्फ अंदर की तरफ होता है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं प्लस माइनस, तो इस डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर कंडक्टर के अंदर, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, बाहर नहीं होगा। ठीक है, बाहर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर चार्ज में थोड़ा सा इतना सा डिफरेंस है, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ठीक, और अगर ये कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज, अगर एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, and also radiates energy in form of electromagnetic waves. Magnetic तो एक्सेलरेटेड चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, दोनों प्रोड्यूस करता है ये, और साथ में एनर्जी भी रेडिएट करता है। ठीक है, उससे एनर्जी भी निकलती है किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक अलग से एक चैप्टर है जिसको हम 1 2 मतलब आपसे 3 चैप्टर बाद में पढ़ेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान में रख सकते हैं। अब बात करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। देखो ऑरस्टेड बता के गया क्या कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड प्रोड्यूस होगा, उसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी डायरेक्शन वगैरह कुछ नहीं बताई गई है। ठीक है, फिर एम्पियर एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी डायरेक्शन के बारे में बताया। ठीक है, फिर एक मैक्सवेल रूल दे गया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट फ्लो है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरह से होगी। ठीक, फिर उसके बाद आया बायो-सावर्ट, उन्होंने इसकी वैल्यू भी बताई। लो है बायो-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, तो उससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। इन्होंने भी सिर्फ मतलब वैल्यू जो थी पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर के से थी, करंट कैरिंग कंडक्टर के छोटे से पार्ट्स, मतलब जैसे कंडक्टर है इसमें करंट फ्लो हुई, इसका छोटा सा जो पार्ट होगा इतना सा, इसकी लेंथ बहुत कम dl। ठीक है, तो dl लेंथ, इतनी सी लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और इसमें करंट फ्लो ही सपोज आई, तो ये जो पोर्शन है एक नाम लिखेंगे करंट एलिमेंट, यहाँ पे एक नाम लेंगे करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट क्या है, करंट एलिमेंट होगा यहाँ पर इस करंट और dl का प्रोडक्ट, और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इसकी डायरेक्शन होगी जिस तरफ करंट फ्लो रही, मान लो करंट इधर फ्लो रही तो ये dl इसकी ideal की डायरेक्शन इस तरफ होगी, जिधर भी करंट फ्लो होगी उसी डायरेक्शन में करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। करंट एलिमेंट I × dl, इसका लेंथ छोटे से पोर्शन का लेंथ और करंट का प्रोडक्ट आइडियल, इसको करंट एलिमेंट बोलेंगे। तो करंट एलिमेंट की वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको बता के कौन, बायो-सावर्ट, उसके लिए लॉ देंगे। ठीक है, तो उसी को लिख लेते हैं बायो-सावर्ट लॉ। इसमें लिख लेते हैं कंसीडर करंट carrying conductor XY in which current I is flowing
फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, तो कोई भी करंट कैरिंग एलिमेंट ले लेते हैं, कंडक्टर ले लेते हैं ऐसे, एक्स वाई, और इसमें करंट फ्लो रही है ऐसे, आई करंट फ्लो रही है इसके अंदर, y टू एक्स ले लेते हैं, y टू एक्स ऐसे करंट फ्लो। ठीक है, अब इसकी वजह से इसमें एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया हमने, इस जगह पर करंट फ्लो रही है ऐसे, तो ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये ऐसे हो जाएगी, इस पर टेंजेंट बना देंगे ये आइडियल। ठीक है, इसकी लेंथ dl और करंट की डायरेक्शन में टेंजेंट बनाएंगे, वो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, तो आइडियल आ जाएगा हमारा करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इस तरफ, और इससे लगते हैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लिया हमने P इस जगह पर, तो इतने से करंट एलिमेंट की वजह से, इतने से पोर्शन की वजह से, इस पूरे करंट कैरिंग कंडक्टर की इतने से पोर्शन की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट की यहां से ये डिस्टेंस है r डिस्टेंस। ठीक है, इसको वेक्टर लिखा जाता है r वेक्टर, और इस करंट एलिमेंट और r वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो ये सब वैल्यूज है हमारे पास, तो इन सब की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, magnetic field at point P due to current element ideal is, ठीक है, करंट एलिमेंट आइडियल की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, अब ये छोटे से पार्ट की वजह से निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी बहुत कम आएगी, तो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड को हम डी भी लिख देंगे। ठीक है, बी मतलब बी से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेंगे, और डी भी मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड का बहुत छोटा सा पोर्शन, वो छोटी सी वैल्यू डी बी। तो डी बी मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पे डी बी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा, तो दूसरे को यहीं से साफ करके लिख लेते हैं। सेकंड, प्रोपोर्शनल टू लेंथ एलिमेंट dl, मतलब dl की ये लेंथ जो होगी इसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब dv प्रोपोर्शनल टू dl, मतलब जितनी ज्यादा लेंथ लेंगे इस एलिमेंट की उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पर। थर्ड हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट आइडियल एंड, ठीक है, एंड पोजीशन वेक्टर बिटवीन आइडियल एंड पी, मतलब पी के पोजीशन वेक्टर जो होगा आर वेक्टर, तो सीधा आर वेक्टर लिख लेते हैं एंड आर वेक्टर। तो जो डीबी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के, आइडियल और आर के बीच में ये एंगल थीटा है, तो डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और लास्ट हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, सीधा ऐसा लिखा था डीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो चार हो गए, एक तो हो गया हमारे पास डीवी प्रोपोर्शनल टू आई, एक ये और एक ये। अब इन सबको एक साथ कंबाइन करके लिखा है। After combining above four, क्या हो जाएगा dv प्रोपोर्शनल टू i dl फिर sin थीटा और अपॉन में r स्क्वायर। तो dv प्रोपोर्शनल टू i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे यहाँ पर, कोई भी k कांस्टेंट ले लिया हमने। ये k जो होता है इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, k का वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला इनटू मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू थी 10⁻⁻7 टेस्ला इनटू मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, एन एसआई सिस्टम और k इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इन सीजीएस यूनिट्स। टेस्ला जो होता है यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला, मीटर तो लैम्प का यूनिट है और एम्पीयर करंट का यूनिट है। इन सबको सीरीज में कन्वर्ट करेंगे तो टेस्ला का होता है गॉस, मीटर का होता है सेंटीमीटर और उसका होता है स्टेट एम्पीयर। उससे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 के इक्वल आता है। ठीक है, ये सेम तुम्हें याद आ रहा होगा, हमने जो कूलम्ब्स लॉ लिखा था, F इक्वल्स टू फोर्स का फार्मूला K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K का वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो सब कुछ सेम आ रहा है, 4 पाई अपॉन में वहां भी आ रहा है, यहाँ भी 4 पाई अपॉन में आ रहा है, बस इतना सा वहां एप्सिलॉन नॉट नीचे आ रहा था, यहाँ पर ये म्यू नॉट है, क्या है म्यू 0 या म्यू नॉट बोल दो। ठीक है, ये आ रहा है ऊपर की तरफ। यहाँ पर जो इसकी वैल्यू थी ऐसा यूनिट में 9 × 10⁻9 थी, और इसी की वैल्यू सीजीएस यूनिट में 1 होती है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सीजीएस यूनिट में 1 होती है, ऐसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की सीजीएस में 1 हो जाएगी, और ऐसा है 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये जो फाइनली हमें बायो-सावर्ट लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड जो दिखेगा उसका फॉर्मूला ऐसा कुछ दिखेगा, dv इक्वल्स टू k का वैल्यू लिखेंगे हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर देखिए डिस्टेंस का स्क्वायर, आइडियल दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू लिखिए, चाहे हम म्यू नॉट तो बता सकते हैं। हियर म्यू नॉट जो होता है इसकी वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻7 वही टेस्ला इनटू मीटर अपॉन एम्पीयर। म्यू नॉट इज कॉल्ड, जिसे एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी होता है, ऐसे म्यू नॉट जो होता है उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। जैसे एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो किसी डाइलेक्ट्रिक से कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है, ये कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर, तो उससे रिलेशन होता है उसका एप्सिलॉन नॉट का या एप्सिलॉन का, सॉरी परमिटिविटी का, परमिटिविटी का रिलेशन होता है कि कितना ज्यादा वो पोलराइज्ड हो रहा है। जितना ज्यादा पोलराइज्ड होगा, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट आएगा, के का वैल्यू आएगा, कितना ज्यादा पोलराइज्ड हो रहा है तो वो परमिटिविटी को शो कर रहा था वहां पर। और यहाँ पर जो म्यू नॉट है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड आएगा, क्योंकि परमिएबिलिटी होगी किसी भी सब्सटेंस की परमिएबिलिटी, तो जिससे ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसकी ज्यादा परमिएबिलिटी होगी। ठीक है, जैसे आयरन की सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी होती है, आयरन, कोबाल्ट हो गए, निकल हो गए, इनकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, इनसे ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड है यहाँ पर म्यू नॉट। यह म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की है,
और या फिर वैक्यूम भी बोल सकते हो उसको। तो म्यू नॉट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम। तो वैक्यूम से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती है तो उससे रिलेटेड है, तो उसकी वैल्यू इतनी। ठीक है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम एक्चुअल में परमिएबिलिटी पढ़ेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। अभी तो सर नाम ध्यान रख सकते हो कि इसको बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही मैंने लिख दिया है, पर इसका डायमेंशन फार्मूला सब हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे। जब मैग्नेटिक फील्ड का एक अच्छे फार्मूला लिखेंगे तब बताएंगे। अभी तो ये फार्मूला बस ध्यान रखना है तो ऊपर वाला dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये किससे आया? बायो सावर्ट लॉ से। इस पॉइंट पर इतने से लेंथ एलिमेंट की वजह से, सिर्फ इतना से लेंथ एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी का हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं सीधे। उसकी वेक्टर फॉर्म है dB वेक्टर इक्वल्स टू ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो कांस्टेंट हो गया। I करंट जो होती है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी होती है, पर ये dl जो है ये नहीं है स्केलर क्वांटिटी। dl ये लेंथ का डायरेक्शन होता है हमारा, करंट की डायरेक्शन तो ये हो जाएगा dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है इसकी। तो देखो ये जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसको ऐसा लिख देते हैं डी ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा एंड क्यूब। ठीक है, अपॉन में आर क्यूब है तो बैलेंस हो जाएगा, वो आर आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर आर कैंसिल हो गया तो डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आई तो आई है मेरा अपॉन 4 पाई। तो ये इस तरह से मैथमेटिकली बैलेंस हो रहा है फॉर्मूला। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है? तो वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालनी आती है हमें। ठीक है, दो वेक्टर से ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आती है। कैसे निकालते हैं? फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे फिंगर्स को रखेंगे और सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करेंगे। फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएंगे तो थंब क्या शो करता है? हमारा रिजल्टेंट दोनों का प्रोडक्ट। तो जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए की तरफ फिंगर्स को रखा, बी की तरफ टर्न किया, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर आ गई, बी क्रॉस से निकालते हैं इधर आ जाती है। तो ये पता है तुम्हें ए क्रॉस बी, तो यहाँ पे डीएल क्रॉस आर, तो डीएल किधर है? डीएल ऊपर, आर किधर? इधर। तो पहला वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर इधर, तो पहले से दूसरे की तरफ घुमाना है सीधे हाथ को। तो सीधे हाथ को ऐसा रख के, ठीक है, हम घुमाएंगे तो देखो ये आराम से घूम रहा है। अगर मैं ऐसा करके घुमाऊंगा तो ये नहीं घूमेगा। ठीक, ऐसा करके घुमाएंगे तो ये आसान से घूम रहा है। तो डीएल से आर की तरफ घुमा रहा हूँ मैं, ये डीएल से आर की तरफ घुमाया तो थंब चला गया मेरा अंदर की तरफ। तो ये डीबी जो है इसकी डायरेक्शन आएगी वो अंदर की तरफ आएगी, और अंदर की तरफ डायरेक्शन को हम ऐसे शो कर सकते हैं क्रॉस से। तो दो डायरेक्शन को हम ऐसे शो करेंगे, एक तो इससे शो कर सकते हैं और एक इससे शो करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्मली अगर हम प्लेन के परपेंडिकुलर शो करेंगे तो दो तरह से कर सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स और इसका होता है परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। ये जा रहा है अंदर की तरफ, ये आ रहा है बाहर की तरफ, ये इनवर्ड्स ये आउटवर्ड्स। एक तरह से एरो की तरह, ये एरो, ठीक है। ये ऐसे एरो बनाता है कुछ। एरो को सामने से देखेंगे हम, तो सामने से देखेंगे आता हुआ, तो सामने से देखेंगे आता हुआ, तो ये कैसा दिखेगा? हमारे डॉट की तरह दिखेगा, ऐसे डॉट की तरह। डॉट की तरह आ रहा है मतलब एरो बाहर निकल रहा है। और पीछे से देखेंगे तो पीछे से ये वाला पोर्शन दिखेगा ऐसे घूमता हुआ, थोड़ा सा घूमता हुआ, तो क्रॉस की तरफ दिखेगा। तो क्रॉस दिख रहा है मतलब एरो जा रहा है अंदर, डॉट दिख रहा है मतलब एरो आ रहा है बाहर, एरो बाहर आ रहा है मतलब आउटवर्ड, एरो जा रहा है अंदर मतलब इनवर्ड। तो ये एरो से हमें पता चल जाएगा डीबी एरो, ठीक है। क्रॉस का डायरेक्शन है तो क्रॉस का निशान है, इसका मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। डॉट का निशान है मतलब बाहर की तरफ। तो ये डॉट और क्रॉस हमें ध्यान रखना है, डॉट अंदर की तरफ जाएगा, सॉरी बाहर की तरफ, और क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, ये हो जाएगा हमारा। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, इसका डायरेक्शन ऐसे बता सकते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट से। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर
करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हम फाइंड कर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से। अभी और इजी मेथड भी देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से, इजी डायरेक्टली हम बता देंगे कि ये ऐसे ऐसे खाते को घुमा घुमा कर इधर आएगी डायरेक्शन, तो उसको भी देखते हैं। अब देखो ये तो बायस सावर्ट ने लो दे दिया हमें। अब इसने क्या बता किया कि छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से निकाल लो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें निकालना है एक स्ट्रेट वायर की वजह से, एक कॉइल की वजह से, ठीक है, सर्कुलर आर्क की वजह से, ऐसे निकालना है। तो हमें तो छोटे से पोर्शन की वजह से आता है। अब छोटे पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो उनको क्या करेंगे हम, कुछ ना कुछ करेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो इसकी अब एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या आएगी। ये हो गई हमारी एप्लीकेशंस ऑफ बायस सावर्ट लॉ। तो बायस सावर्ट लॉ की क्या क्या एप्लीकेशन होता है, इसकी हेल्प से हम किस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो दो तीन हम पढ़ेंगे इसमें, ऐसे तो बहुत सारे फाइंड कर सकते हैं पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगी, हम इजी करेंगे बस। तो पहला वाला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से हम निकालेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। तो देखो ये मान लेते हैं हम, इधर ले लेते हैं, ये हो गया हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, सीधा लग रहा है, ये एक्स ले लेते हैं, ये वाई, ठीक है, थ्योरेटिकल लिख लेना, ठीक है। कंसीडर द करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई इन विच आई करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई, ये ले लिया हमने, एक्स से वाई की तरफ आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इससे एक पॉइंट है ओ, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, यहीं लेते हैं, यहाँ लेते हैं, ये पॉइंट ओ, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर, यहाँ से आर या ए डिस्टेंस लेते हैं, ए डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है पी, ठीक। तो इस स्ट्रेट वायर से ए डिस्टेंस पर पॉइंट है पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, इस वायर की परपेंडिकुलर लाइन बनाने के लिए 90 डिग्री एंगल लिखना चाहिए। ए डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पर इस पूरे कंडक्टर की वजह से, इस पॉइंट पर इस पूरे कंडक्टर की वजह से क्या हमें निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको फाइंड करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, कंसीडर अ करंट एलिमेंट at a distance of L from point L। तो यहाँ पर हम एक करंट एलिमेंट लेंगे, ठीक है, यहाँ से L डिस्टेंस पे, ये हो गया हमारा डिस्टेंस L, ये हो गया आइडियल, इसकी डायरेक्शन इधर आएगी, ठीक। और यहाँ से ये पॉइंट P पर ये एंगल बना रहा है थीटा, ये थीटा नहीं, इसको फाई लेते हैं, ये फाई एंगल बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी R, डिस्टेंस आ जाएगी, और ये वाला पूरा का पूरा जो लेंथ एलिमेंट है ये इस पर एंगल बना रहा है डी फाई, इस वाले एंगल को डी फाई ले लेते हैं, ठीक है। अब थीटा जो हमने लिखा था उसमें, देखो ये फाई है तो ये डी फाई हो जाएगा, ये एल डिस्टेंस पे डी एल, इसकी लेंथ डी एल है ना, ये जो लेंथ है डी एल है, करंट एलिमेंट आइडियल हो जाएगा, ये आ रहा होगा समझ में। अब थीटा क्या होता है, थीटा होता है हमारा आर वेक्टर, आर वेक्टर ये है आर, ये आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर है इधर, और ये डीएल वेक्टर, तो आर और डीएल के बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम थीटा, तो ये हो गया हमारा थीटा, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देख सकते हैं, डीएल वेक्टर ऊपर जा रहा है, आइडियल वेक्टर ऊपर जा रहा है, आर वेक्टर इधर जा रहा है, तो डीएल से आर की तरफ फिंगर्स कर्ल करो, फिर अंदर की तरफ आएगा, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा और डीबी वो फिर अंदर की तरफ आएगा क्रॉस। तो लेंथ एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया, तो बाय अप्लाइंग बायस सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड
पे निकाल रहे हैं। तो क्या होगा कि इसकी वजह से मैग्नेटिक में डायरेक्ट डीवी उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बता के क्या था, और बाय सावर्ट लॉ ने ये बताया, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें पूरे की वजह से निकालना है, तो पूरे की वजह से यहाँ पर डीएल लेंगे तो आर की वैल्यू लगेगी, एंगल लगाएगा, यहाँ लग लेंगे, यहाँ लग लेंगे, तो ये अलग अलग वैल्यू देगी। अब ये दोनों वेरिएबल थे, तो कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन वगैरह कुछ सोचना पड़ेगा कि पूरे की वजह से निकालना है मेरे को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ इसी के अंदर, इस तरह से कि डिफरेंशिएट करने लायक हो जाए। कैसे, तो सबसे पहले तो मैं थीटा को हटाकर, ठीक है, फाई की फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि हम इंटीग्रेशन करेंगे वो फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। थीटा हटाकर फाई की फॉर्म में लिख रहा हूँ, कैसे लिखूंगा मैं, ये एंगल है फाई, ये है 90 डिग्री, ये फाई 90 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल होगा ये हो जाएगा 90 माइनस फाई। ये वाला, ये ट्रायंगल दिख रहा है तुमने, ये वाला ये फाई है, ये 90 माइनस फाई होगा। अब ये जो पूरा है ये 180 डिग्री है, तो मतलब थीटा का सम और 90 माइनस फाइव का सम, मतलब थीटा और 90 माइनस फाइव अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलना चाहिए पूरा का पूरा 180 डिग्री, 180 मिला। ठीक, तो यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, थीटा इक्वल्स हो जाएगा मेरे पास क्या, इस पूरे को ले जाएंगे पूरा, तो ये 180 माइनस 90 प्लस 5, तो ये होगा हमारे पास 90 प्लस 5। ठीक है, या फिर सिंपल सा रूल जो तुमने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा या 8 9 10 इसमें पढ़ा होगा कि इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के इक्वल होता है। ठीक है, तो 90 प्लस 5 वो थीटा के इक्वल है, सिंपल, थीटा इक्वल्स 90 प्लस 5, तो थीटा की वैल्यू दे देंगे 90 प्लस 5, तो एक वैल्यू तो ये होगी। तो रिप्लेसमेंट देख लेते हैं, रिप्लेसमेंट ये क्या है हमारे एससी में, एक तो कर रहे हैं थीटा की वैल्यू है 90 प्लस 5। ठीक है, पहला तो ये हो गया, चेंज करेंगे। दूसरा चेंज क्या करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, इसको पहले रफ कर देते हैं, थोड़ा जगह बना देते हैं लिखने के लिए। दूसरा रिप्लेसमेंट में आर को भी हटाता हूं, तो आर को देखो कैसे हटाऊंगा मैं, तो आर को हटाने के लिए ये वाला ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है, इस ट्रायंगल में अगर मैं लिखूं cos फाई अगर लिखते हैं, ठीक है, तो दूसरा रिप्लेसमेंट cos फाई इक्वल्स टू है हमारे पास a अपॉन r, तो r इक्वल्स टू जाएगा a अपॉन cos फाई या a sec फाई, तो r का रिप्लेसमेंट भी आएगा सेकंड वाला, ये सेकंड रिप्लेसमेंट हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट रिप्लेसमेंट, सेकंड रिप्लेसमेंट। ठीक है, और इसके अलावा मैं डीएल को भी हटा रहा हूं, किसको, डीएल को, ये डीएल की जगह, ठीक है, हम थीटा फाई के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन एंगल के रेस्पेक्ट में, तो ये डीएल की जगह हम डी फाई लेंगे, एंगल लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे। तो वो कैसे ला सकते हैं इसको, ये एल है और ये ए है, तो एल और ए में रिलेशन लिख रहा हूं मैं, एल और ए में रिलेशन। ठीक है, देखो कैसे लिखूंगा, एल बाई ए इक्वल्स टू tan फाई, ऐसा लिख सकते हैं, तो एल इक्वल्स हो जाएगा ए tan फाई। अब यहां से कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो एल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डीएल, ए कांस्टेंट है, ध्यान देना, ए जो है यहाँ ओ से डिस्टेंस है पी की, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी, ओ पॉइंट फिक्स है, पी पॉइंट फिक्स है, डिस्टेंस भी फिक्स रहेगी, तो ए कांस्टेंट है, ए का कांस्टेंट बाहर आता है डिफरेंशिएशन में, tan का होगा, तो tan फाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, sec स्क्वायर फाई डी फाई। ठीक है, एल का डीएल और इसका हो जाएगा sec स्क्वायर फाई डी फाई, तो डीएल भी होगा हमारा प्लेस, तो तीन वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, थीटा की जगह 90 प्लस 5, ठीक है, तो ये sin 90 प्लस 5 लिखूंगा, तो sin 90 प्लस थीटा, cos थीटा होता है तो cos 5 हो जाएगा, वो आर की जगह लिखूंगा a sec 5, तो ये a स्क्वायर sec स्क्वायर 5 हो जाएगा, और dl की जगह लिखूंगा a sec स्क्वायर 5 d 5। ठीक, तो dv देखो कैसा दिखेगा, नया dv, तो ये दिखेगा, सो नाउ, तो इसके बाद हो जाएगा, सो नाउ dv हमें दिखेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज, करंट एज इट इज, dl की जगह a sec स्क्वायर 5 d 5,
थीटा की जगह 90 प्लस फाइव लिखेंगे तो वो cos फाइव जाएगा वो भी, ठीक। और अपॉन में आर की जगह क्या लिखेंगे a sec फाइव, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर sec स्क्वायर फाइव, कुछ कैंसिल दिख रहा होगा हमें, sec स्क्वायर फाइव कैंसिल हो जाएगा, a से एक बार a कैंसिल हो गया। अब बची जो वैल्यू निकलो फाइनली, सो नाउ dv जो हमें दिख रहा है कुछ ऐसे दिख रहा है, फाइनली dv ऐसा दिख रहा है, dv इक्वल्स टू हमें दिख रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i, उसके बाद cos फाइव d फाइव और अपॉन में a, तो ये दिख गया हमें dv। अब हमें क्या करना है, सिंपल ये सब वैल्यूज कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, बस ये बचा। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, प्रॉपर लिमिट्स करना है। प्रॉपर लिमिट अब मुझे पूरी लेंथ कवर करनी है, क्या करनी है मुझे करनी है पूरी लेंथ कवर, पूरी लेंथ कवर करनी है तो, और देखो मैं जो फाई एंगल लिया है फाई के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो लिमिट में फाई की फॉर्म में है। अब फाई जो एंगल लिया है मैंने, फाई एंगल लिया है इस लाइन के साथ, इधर ये एंगल इस ओपी लाइन के साथ लिया है, मुझे पूरी लेंथ कवर करनी है, ठीक है। तो पूरे जो इसकी ये वाला एंड और ये वाला एंड, इन सभी एंड का भी हमें मुझे कवर करना है, तो मैं क्या करूँगा इस एंड को मिला दूंगा यहाँ से इसको इधर, ठीक है। तो यहाँ से इस एंड को भी मिला दिया मैंने। अब यहाँ से ये वाला जो एंड, ये जो एंगल बना रहा है इसके ऊपर, ये वाला एंगल, इसको मान लिया हमने फाई वन, और यहाँ से ये जो ये एंगल बना रहा है इसको मान लिया हमने फाई टू, इसको फाई वन ले लो, इसको फाई टू ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक। और ध्यान रखना जो दोनों एंगल ले रहा हूँ मैं अलग अलग डायरेक्शन मेजर कर रहा हूँ, इसको मेजर कर रहा हूँ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज, और इसको मेजर कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक को लेना पड़ेगा पॉजिटिव और एक को लेना पड़ेगा तो नेगेटिव, ये ध्यान रखना। तो जब भी हम एंगल को ऐसे लेते हैं, एक को इस तरफ एक को इस तरफ मेजर कर रहे हैं, तो एक एंगल आता है पॉजिटिव और एक एंगल आता है नेगेटिव। जैसे लेंथ में देखना चाहो तो इसके ऊपर वाली लेंथ पॉजिटिव होगी तो इसकी नीचे वाली लेंथ नेगेटिव, ऐसे एंगल भी पॉजिटिव नेगेटिव लेने पड़ेंगे। अगर दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों को नेगेटिव नेगेटिव ले लो तो सही आंसर नहीं है। तो हमें ये वैल्यू मिल गई, इंटीग्रेशन का है, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली, तो अब इसकी वजह से पूरा निकाल लेंगे। सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एक्स वाई इज d इक्वल्स टू, इंटीग्रेट कर देंगे dv को, ठीक है, विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तो प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट करो, तो b इक्वल्स टू dv का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i cos फाइव d फाइव, कहाँ से कहाँ तक, एक को पॉजिटिव लेंगे एक को नेगेटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेते हैं फाइव वन को, इसको पॉजिटिव ले लो, ठीक है। नीचे वाली नेगेटिव ले देंगे लिमिट, ध्यान रखना, ऊपर वाली पॉजिटिव लेंगे, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो उल्टा कर दोगे ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो फिर तुम्हें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो पहले से ध्यान रख लेना, नीचे वाली जो लिमिट आएगी, तो नॉर्मली जब भी हमें इंटीग्रेशन करके एक सम निकालना होता है तो सम निकालते हैं, तो जब एक लिमिट नेगेटिव पॉजिटिव की तो नेगेटिव वैल्यू को नीचे लेते हैं हमेशा और पॉजिटिव लिमिट को ऊपर लेते हैं। कर लो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास बाहर की तरफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ये आ गया बाहर। cos फाई का होगा sin फाई, और लिमिट पुट करेंगे तो sin फाई टू माइनस sin माइनस फाई वन, और साइन में जो माइनस साइन होता है बाहर आ जाता है, जो माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फाइनली हम ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। और ध्यान रखना फाई वन फाई टू क्या है, इस एंड को इस लाइन से मिला है, तो ये जो एंगल बन रहा है फाई टू है, इस एंड को यहाँ से मिला है, तो ये जो एंगल बन रहा है ये फाई वन है, तो ये दोनों एंड्स को मिला रहे हैं इस वाले लाइन से, तो ये फाई वन फाई टू एंगल मिलता है, ध्यान रखना। तो ये फाई वन फाई टू, मान लो एक की वैल्यू 30 डिग्री एक की 60 डिग्री, तो एक जगह 30 डिग्री लिख देंगे, एक जगह 60 डिग्री लिख देंगे और आंसर लिख देंगे,
ठीक है, 40-45 डिग्री बना है, तो एक भी 45, दूसरा भी 45, तो ऐसा हम कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान रखते हैं, फॉर्मूला में ध्यान रखना है। ठीक, और मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेट क्यों कर दिया, क्योंकि सब डीएल जितने भी लोग हैं यहाँ से यहाँ तक सबकी डायरेक्शन अंदर की तरफ ही आएगी। ठीक है, सबकी वजह से डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। एक ही डायरेक्शन में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो सबको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। अगर अलग अलग डायरेक्शन में आता तो वेक्टर सम करते हैं अलग तरीके से। पर यहाँ पर पूरी की वजह से तुम कहीं पर भी ले सकते हो, डीएल यहाँ पर भी लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लो, इसको सॉल्व कर सकते हो तुम, जैसे मैंने किया वैसे। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसमें आप अलग अलग कंडीशन बना सकते हैं। क्या बनाएंगे कंडीशन, ठीक है, स्पेशल केस, ये स्पेशल केसेस लिख लेते हैं। फर्स्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जो लेंथ ले रहा है, पहले लेंथ फिक्स थी, 5 से 5 टू एंगल बन रहा था। अब जो लेंथ ले रहा है वो इनफाइनाइट लॉन्ग ले रहा है, बहुत लंबी लेंथ ले रहा है। तो ये सब आ रहा है, इसकी लेंथ इधर भी इनफिनिटी जा रही है, इधर भी इनफिनिटी जा रही है, ऊपर नीचे दोनों तरफ। ये यहाँ से O से r डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस टू पॉइंट भी। तो एंगल देखो निकालो, अगर मान लो लेंथ इतनी होती तो ये एंगल फाइ टू इतना होता, अगर लेंथ इतनी होती एंगल फाइ टू इतना होता, अगर लेंथ इतनी होती तो ये एंगल फाइ टू इतना होता। तो जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाता जा रहा हूँ ये एंगल इंक्रीज होता जा रहा है। तो इधर इनफाइनाइट लेंथ अगर आएगी तो फाइ टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। ऐसे ही नीचे जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाता जाऊंगा एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो इधर फाइ वन भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो फाइ वन और फाइ टू दोनों 90 डिग्री होंगे। किसके केस में, इनफाइनाइट लॉन्ग के केस में। वैल्यू पुट कर दो, sin 90 प्लस sin 90, तो sin 90 डिग्री 1 प्लस 1 2, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है किसकी वजह से, इनफाइनाइट लॉन्ग। एक वायर है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये लेंथ तो मैं स्पेसिफाई नहीं की हुई है, बस वायर दिया हुआ है, तब भी इनफाइनाइट लॉन्ग ही समझना है। ठीक है, अगर लेंथ स्पेसिफाई की गई है तब फिर ये वाला फॉर्मूला, अगर नहीं की हुई है तो ये वाला फॉर्मूला, b इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ध्यान रखना, I करंट फ्लो हो रही है, म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है, या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला में ध्यान रखना है। इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर उसकी वजह से हो गया। ठीक है, और दूसरा केस इसमें ले लेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड एट वन एंड, at one end of infinite long current carrying conductor। और infinite long current carrying conductor है, उसके एक एंड पर, एक एंड के पास में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो जैसे मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इधर तो जा रहा है ये इंफिनिटी तक, पर इधर यहीं खत्म हो गया, ऊपर इंफिनिटी जा रहा है पर इधर यहीं खत्म हो गया। और इसके पास में पॉइंट P है, कितना डिस्टेंस पर, a डिस्टेंस पर, ध्यान रखना कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट लॉन्ग इधर, इसकी वजह से पॉइंट P, इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होगा, तो ये जो फाइ टू जो होगा, इधर मैं एंगल निकालूंगा तो फाइ टू की वैल्यू तो क्या है 90 डिग्री, क्योंकि एंगल बहुत ज्यादा। और यहाँ पर इस एंड ये इसी लाइन के ऊपर है, तो इस लाइन का इसी लाइन के साथ एंगल, इस एंड को इससे मिलाऊंगा तो इस लाइन का इसी के साथ एंगल कितना आएगा, तो फाइ वन आएगा यहाँ पे 0 और फाइ टू आएगा 90। तो इसे एक एंड पे निकालेंगे तो एक एंगल 0 होगा और दूसरा वाला 90 डिग्री होगा। तो sin 0 0, sin 90 1, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 होगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a। तो इसे एक एंड पे निकालेंगे तो ये आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a आ जाएगा। ठीक, थर्ड इसमें लिखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड
on the axis of current carrying conductor. तो करंट कैरिंग कंडक्टर उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक्सिस मतलब जैसे वायर है, इसमें करंट फ्लो है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, या इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पर क्या होगा, ये इसको हम थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, इस पर क्या होगा, ये यहीं तक है वायर, पर इसकी एक्सिस जो है, ये इसकी एक्सिस पूरी यहाँ तक जाएगी, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। ठीक है, इसका रीजन हम एक और लॉ पढ़ेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, उससे जब डेराइव करेंगे तो उसमें बताएंगे कि जीरो क्यों होता है। अभी तुम्हें ध्यान रखना है कि वायर की एक्सिस के अलावा, ठीक है, मान लो इस लाइन पे वायर करंट फ्लो रहा है, ये इसकी एक्सिस होगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर जीरो आएगा, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और देखो, एक हम अगर ये वैल्यू निकाले, इसका डायग्राम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम कैसे, सिर्फ डायग्राम बनाकर डायरेक्टली लिख लेते हैं। मान लो इस तरह से ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक्स वाई, आई करंट फ्लो है, ठीक है, तो जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट है यहाँ पर, नहीं पर, मतलब ये डिस्टेंस ओ से इसकी डिस्टेंस ए हो गई, और लेंथ यहीं तक खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जो एंगल देखेंगे हम, वो एंगल एक ये बना रहा हो कितना, φ1, ये वाला एंगल बना रहा हो कितना, φ2। अब देखो, दोनों एंगल को मैं ऊपर की तरफ मेजर कर रहा हूँ, तो दोनों को ऊपर की तरफ मेजर करूंगा तो दोनों को पॉजिटिव लूंगा, तो इंटीग्रेशन करें तो φ1 φ2, तो एक को पॉजिटिव, एक को नेगेटिव लेते हैं, दोनों को यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे तो P इक्वल्स हो जाएगा μ0I/4 πa sin φ2 माइनस sin φ1। इसको भी पॉजिटिव लिखेंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो बीच में माइनस आएगा, बड़े वाले एंगल में से छोटे वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चाहो तुम इसको φ1 ले लो, इसको φ2 ले लो, तो बड़ा वाला φ1 हो गया, छोटा वाला φ2 हो गया, तो sin φ1 माइनस φ2 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे कंडक्टर यहीं तक खत्म हो गया, पॉइंट यहाँ पे चला गया, तब भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं इसके सामने कहीं निकाले, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यहाँ पर भी आएगा, इसके सीन में अगर हम थोड़ा यहाँ चलेंगे, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, इतना सा आया है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी होगा, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कम आएगी वैल्यू, पर आएगी। ठीक है, तो इस डायग्राम का ध्यान रखें, ये फॉर्मूला तुम ध्यान रख सकते हो, इस डायग्राम के लिए फॉर्मूला है। तो ये हो गया हमारा बायो सावर्ट लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर की वजह से। ठीक है, इसके स्पेशल केसेस जाएंगे और ये अब इसके देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट, ठीक है, इसकी डायरेक्शन आएगी, देखो कैसे, ये मान लो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से, ठीक है, इसमें करंट फ्लो रहा है आई, तो कुछ नहीं करना है, ये हमारा राइट हैंड से हम निकालने का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड को ऐसा रखना है इस तरह से। ठीक है, अब थंब जो है, थंब को रखना है हमें करंट की डायरेक्शन, जिधर भी करंट फ्लो रही है उस तरफ थंब को रखना है। थंब करंट फ्लो रही है ऊपर की तरफ, तो थंब को रखना है ऊपर की तरफ। मान लो करंट फ्लो रही है नीचे की तरफ, तो थंब को रखना है नीचे की तरफ। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये थंब को रख दिया, अब करंट की डायरेक्शन में, अब फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करना है कि इस वायर को हम ऐसे पकड़ लें, इस तरह से फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे, वायर को हम ऐसे पकड़ लेंगे, तो ये फिंगर जिस डायरेक्शन में घूम रही है, जिस डायरेक्शन में फिंगर्स घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर ही होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर ही होती है। जैसे इधर करंट फ्लो है, इसको पकड़ने के लिए मैं ऐसे थंब को ऐसे घुमाऊंगा, उंगली को ऐसे घुमाऊंगा, तो ये फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे, तो ये
ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी। तो जैसे मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, अगर उसका स्ट्रक्चर देखना चाहें ऐसा देख सकते हैं, जैसे ये कार्डबोर्ड ले लिया हमने, ठीक है, करंट फ्लो इसके अंदर ऐसे ऊपर की तरफ। अब इस कार्डबोर्ड के ऊपर डाल दिया हमने आयरन के पार्टिकल्स छोटे छोटे, ठीक है, आयरन पार्टिकल्स डाल दिए यहाँ पर। तो आयरन पार्टिकल्स जो होंगे वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग ऐसे जमा लेंगे। तो ये सर्कुलर ऐसे तुम्हें पार्टिकल्स दिखेंगे, सर्कल बनाते हुए, पार्टिकल ऐसे सर्कल बना लेंगे, पार्टिकल ऐसे सर्कल बना लेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कंसेंट्रिक सर्कल्स होती है। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी ऐसा दिख जाएगा, यहाँ ऊपर से नीचे जा रही है, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में फील्ड लाइंस देंगी, ठीक है। इसमें ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होगी, इसमें फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होगी, इस तरह से। तो इसमें फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगी ऐसे, इस तरह से। इसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होंगी ऐसे। अब ऐसे देखना, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है फील्ड की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ये कंडक्टर है, मैं फिंगर्स को ऐसे डाल करूंगा तो फिंगर्स यहाँ पे फील्ड लाइन से अंदर जा रही होगी, ऐसे चारों तरफ सर्कल बन रहा होगा। इस लाइन की भी परपेंडिकुलर प्लेन है ये वाला प्लेन, इस प्लेन में कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। तो सर्कल जब ऐसा होगा तो फील्ड लाइन से अंदर की तरफ जा रही होगी, अंदर की तरफ जा रही होगी। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से शो कर सकता हूं मैं, ठीक है। ये ऐसे स्क्वायर करके यहाँ पर अगर मुझे निकालना है, यहाँ पे निकालूंगा तो फील्ड लाइंस इधर से अंदर जा रही होगी, घूम कर आ रही होगी और यहाँ से बाहर निकल रही होगी। इधर से आ जा रही होगी अंदर और यहाँ से घूमकर बाहर आ रही होगी। तो बाहर आ रही होगी तो बाहर के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से डॉट से शो कर देंगे, इधर क्रॉस और इधर आ जाएगा डॉट। ये बाहर आ रही है, ये अंदर जा रही है। मान लो मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, सपोज हम ऐसा ले लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। इसकी वजह से इस पॉइंट पे निकालना है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, ऐसे इसको करंट की डायरेक्शन लेंगे, वो फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे, इसको मुझे पकड़ना है। तो ये फिंगर्स ऐसे कर्ल होगी, तो यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है फिंगर और इधर से बाहर निकल रही होगी। यहाँ से बाहर निकल रही है तो इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, और इस पॉइंट पे बनानी है, इस पॉइंट पे कहाँ जा रही है फील्ड लाइन, से अंदर की तरफ जा रही होगी। तो ये थंब है और ये अंदर की तरफ जा रही है फील्ड लाइन, फिंगर्स इस पॉइंट पे अंदर की तरफ आ जाएगा। तो ये राइट हैंड रूल से आराम से निकल जाएगा। थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को ऐसे अराउंड कर्ल करना है, तो ये सर्कुलर फॉर्म में उसके अराउंड फील्ड लाइंस होती है। मान लो इसकी वजह से तुम्हें इसके सामने इस पॉइंट पे दिखाना है, पॉइंट को बना तो सकते पर इमेजिन कर सकते हैं ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पे किधर होगा, तो देखो ये घुमा और ये ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे घूमकर इस पॉइंट पे नीचे डिप कर रही होगी, फील्ड लाइंस भी इसके अराउंड ऐसे सर्कुलर होगी। तो ये ऊपर वाले पॉइंट पे निकालेंगे तो ऊपर वाले पॉइंट पे इधर आएगी, तो आउटवर्ड आ रही है। नीचे वाले पॉइंट पे निकालेंगे तो अंदर की तरफ। मैं इसके जस्ट इस वाले पॉइंट पे निकाल रहा हूँ, तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, ये सर्कल ऐसे करके ऐसे नीचे जा रहा होगा, तो नीचे की तरफ। इस वाले पॉइंट पे निकालूंगा, ये वायर जा रहा है, इस वायर के इधर पॉइंट इस तरफ पॉइंट पे निकालेंगे तो ये सर्कल ऐसे घूमकर यहाँ पर ऐसे ऊपर आता होगा, तो ऊपर की तरफ। तो हम पूरा ऐसे इमेजिन कर सकते हैं फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी, फील्ड लाइंस कैसे घूम रही, तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट पर तुम इमेजिन कर सकते हो कि फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही है। तो इसे करना सर्कल पे टेंजेंट बना देंगे बस, तो सर्कल पे जिधर टेंजेंट बनेंगे, तो टेंजेंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में देगी। तो ये स्ट्रेट वायर की वजह से ऐसे हम फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ध्यान रखना है, ये डायरेक्शन वाला हो गया पोर्शन हमारा। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ जितना इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड है उतनी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन भी है। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्शन पूछ लेता है, मैग्नीट्यूड उसका सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी इतना सा पूछ लेता है। तो डायरेक्शन हमें आना चाहिए, वो भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक। अब एक एप्लीकेशन तो हो गई हमारी क्या, स्ट्रेट की वजह से। अब कॉइल की वजह से निकाल लेते हैं, तो दूसरी एप्लीकेशन देगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। तो करंट कैरिंग कॉइल की वजह से निकालते हैं। तो मान लेते हैं लाइक कंसीडर अ करंट, ठीक है, थ्योरी करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस
स्मॉल ए का रेडियस हैविंग टर्न्स कैपिटल टोटल टर्न्स है उसके अंदर। टर्न्स का मतलब ये एक बार घूमेगा वायर तो एक टर्न होगा, तो उसी वायर को उसी जगह घुमाते रहेंगे। मान लो 10 बार घुमा दिए तो 10 टर्न्स हो जाएंगे, 100 बार घुमा दिए तो 100 टर्न्स हो जाएंगे, तो टर्न हो गए। मतलब जैसे मैंने ये मार्कर लिया, एक वायर ले लिया पतला सा, उस वायर को एक बार घुमाया तो एक टर्न, दूसरी बार घुमाया उस जगह 2 टर्न, तीसरी बार घुमाया उस जगह 3 टर्न, ऐसे घुमाते जा रहा हूँ। 4 टर्न, 5 टर्न, 5 टर्न, 6 टर्न, ऐसे टर्न्स बढ़ते जाएंगे। तो n टर्न्स है टोटल इसके अंदर। n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 5 जो भी तुम्हारे सब 3.5 मत लेना या 2.5 भी मत लेना, ठीक है। मतलब पूरा लेंगे एक टाइम, पूरा घुमा कर हैविंग टर्न्स n। लेट I current be flowing in the coil, I करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हम ले लेते हैं कॉइल, ये हो गई हमारी कॉइल, ऐसे रखी हुई, मतलब इस तरह से रखी हुई है ऐसे, ये कॉइल इस तरह से रखी है हमने। अभी एक ही टर्न बता रहा हूँ मैं, बाद में एन टर्न कर देंगे। स्टार्टिंग में एक टर्न से निकालेंगे, फिर बाद में एन टर्न निकालेंगे, एक टर्न लेंगे। ये रेडियस होगी इसकी ए, सबसे पहले इसकी एक्सिस पे निकालना है, एक्सिस पर कितना होगा। तो ये एक्सिस पर हमने पॉइंट ले लिया पी, यहाँ पर सेंटर ओ ले लेते हैं, यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी एक्स, ठीक है। और इसमें करंट फ्लो रही है ऐसे, आई करंट फ्लो रही है इस तरह से। देखो मेरा हाथ को देखना ध्यान से, ये ऐसे करंट फ्लो करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन ले रहा है बाहर की तरफ, ये वाला पोर्शन ऐसे अंदर, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। या फिर उल्टा लेते हैं, चलो उल्टा लेते हैं, इसको लेते हैं अंदर वाला पोर्शन, इसको बाहर वाला लेते हैं, ठीक है। अगर करंट जो है वो ऐसे फ्लो होगी, यहाँ से घूम देखना मेरा, ये ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है। तो जो नीचे वाला पॉइंट लूंगा तो नीचे वाले पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन से अंदर की तरफ जा रही होगी, क्योंकि ये ऐसे बनाया मैंने सर्कल, ठीक। ऊपर वाला पॉइंट लूंगा तो उसमें करंट ऐसे जा रही होगी, ठीक है। तो ये ऐसे घूम रहा है, ये ऊपर वाले पर इधर आ गई। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब हमें क्या बायो सावर्ट लॉ से निकालना है, पॉइंट पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड। अब बायो सावर्ट लॉ में क्या होता है, करंट एलिमेंट से निकालते हैं, यहाँ पे भी करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो करंट एलिमेंट ले लेता हूँ मैं बिल्कुल टॉप पर, ऊपर ही ऊपर, ये ले लिया मैंने डीएल। और डीएल की डायरेक्शन क्या होगी, जिधर करंट फ्लो रही है तो करंट ऐसे फ्लो रही है, ये ऐसे जा रही है, तो ऊपर की तरफ ऐसे आएगी डीएल। तो डीएल जो है ऊपर की तरफ इधर आएगा, ठीक है। इसको बनाने के लिए हम किधर बना देते हैं, ये मतलब बाहर ही है आइडियल। ये करंट एलिमेंट ले लिया मैंने, इसकी पी से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ले लेते हैं आर। और देखो यहाँ पर एंगल कितना होगा करंट एलिमेंट और डीएल के बीच में। तो डीएल की डायरेक्शन है इस तरफ, क्योंकि करंट इधर जा रही है ऊपर में, और आर जो है वो ऐसे है। देखो ये आर एक्सिस पर मिलना है, ये सेंटर हो गया, सेंटर से एक्सिस जा रही है, तो ये आर ऐसे, तो ये आर ऐसे हो गया, डीएल ऐसे हो गया। तो एंगल देखो ध्यान से, देखो ये एंगल कितना दिख रहा है तुम्हें, 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री, ध्यान रखना। तो थीटा जो है इसकी स्केल है, आइडियल और आर के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, उसकी वैल्यू है 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा है आइडियल और आर के बीच में एंगल, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये इसके साथ, ये वाली लाइन इसके साथ फाई एंगल कुछ बना रही है, ऐसा मान लेते हैं। अब देखो जो dB होगा, dB का मैग्नीट्यूड मैं बता सकता हूँ, dB का मैग्नीट्यूड क्या होगा, dB इक्वल्स टू आइडियल, जब म्यू नॉट अपॉन 4 पहले लिखा ही नहीं हमने, उसको भी लिखो म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन मैंने बोला था डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर से निकाल सकते हैं। डीएल क्रॉस आर से कैसे निकालेंगे, डीएल की डायरेक्शन ऐसे, आर इस तरफ है, तो ये है डीएल, ये है आर, डीएल क्रॉस आर को, तो डी एल की डायरेक्शन फिंगर्स को रखेंगे, आर की तरफ कर्ल करेंगे, तो ये आर की तरफ कर्ल किया। तो देखो इससे इसकी तरफ घुमाऊंगा, थंब जा रहा है मेरा उधर इस तरफ। और डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में और चीज क्या होती है, ये जो प्रोडक्ट जा रहा है,
ठीक है, उसकी डायरेक्शन जो होती है इसके भी परपेंडिकुलर होती है और इसके भी परपेंडिकुलर होती है, डीएल की भी परपेंडिकुलर होती है, आर के भी परपेंडिकुलर होगी। जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो हमेशा आर के परपेंडिकुलर आएगा। तो ये आर इस तरफ है तो इसके परपेंडिकुलर बनाना है तुम्हें, ये ध्यान रखना है। तो डीबी जो आएगा इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री दिखना चाहिए, तो ये डीबी वेक्टर इधर आएगा। तो ये इतना सा पोर्शन है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ रहा है डीबी। ठीक है, अब इसके हम कंपोनेंट लेंगे, तो कैसे लेंगे, ये ऐसे लाइन बना दी मैंने, ये ऐसे बना दी, ये फाई है, ये 90 माइनस फाई, मतलब ये भी फाई होगा। दो कंपोनेंट बनेंगे, डीबी का एक ऊपर आएगा और एक इधर आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा मेरे पास डीबी कोस फाई, ठीक है, ये वाला, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा डीबी साइन फाई। डीबी साइन फाई, इधर आया डीबी कॉस फाई ऊपर और नीचे इस साइड आया एक्सेस के अलावा डीबी साइन फाई, तो ये तो आया इसकी वजह से। अब ध्यान देना, अब ऐसे ही मैं अगर यहां पर लूंगा एक, ठीक है, तो इसमें जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी, तो करंट ऐसे घूमकर ऐसे अंदर की तरफ जा रही होगी, तो डीबी जा रहा होगा अंदर की तरफ, सॉरी आइडियल अंदर की तरफ जा रहा होगा, आर ऐसे बनेगा, एंगल वही फाई रहेगा, थीटा का वैल्यू वही 90 रहेगा। और जो डी की डायरेक्शन है देखो कैसे आएगी, ये जा रहा है डीबी और ये आर ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे आर, तो ये आर इधर जा रहा है, ये डीबी आ रहा है इधर, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, डायरेक्शन देखनी, तो ये डीबी से आर की तरफ फिंगर्स को करूंगा, तो हम देखो कहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है एंगल इस तरह से, इससे ऊपर की तरफ गिराना है, फिर थम जाएगा ऐसे, ठीक, और वो आएगा परपेंडिकुलर फिर आर की, तो आर की परपेंडिकुलर डीबी को बनाऊंगा मैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं डीबी साइन फाई, ये हो गया पॉइंट पी हमारा। तो बी की डायरेक्शन आएगी फिर वो ऐसे आएगी इस तरह से नीचे वाले पोर्शन की वजह से, है ना। फिर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर बनेगा वो एंगल फाई रहेगा, तो इधर ये भी फाई, तो इधर आएगा फिर डीबी कोस फाई और इधर आएगा डीबी साइन फाई। ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट है, तो इनकी वजह से ये वाले कंपोनेंट है तो एक की डायरेक्शन में आएगा, और ये वाले डीबी cos फाई ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये डीबी cos फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये डीबी sin फाई ऐड हो जाएंगे। ऐसे एक इधर लूंगा एक इधर लूंगा, तो इनसे भी दो दो कंपोनेंट बनेंगे, दो दो कंपोनेंट जो बनेंगे जस्ट अपोजिट, एक यहाँ पर ले रहा हूँ तो इसके जस्ट अपोजिट एक यहाँ पर लूंगा, तो जो दो दो कंपोनेंट बनेंगे उसमें फिर एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्सिस के अलोंग वाला ऐड हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी यहाँ पर करंट एलिमेंट लूंगा पूरी लेंथ के हो, तो उसमें ये वाले परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल होते जाएंगे और ये डीबी साइन फाई वाले ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो डीबी का वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है डीबी का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, उसमें ये cos फाई वाला कैंसिल होकर sin फाई वाले ऐड हो जाएंगे। तो देखो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, डीबी साइन फाई डीबी साइन फाई डीबी साइन फाई को ऐड करते जाओ तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या करना है, D इक्वल्स टू dB साइन फाई को इंटीग्रेट, dB का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर साइन फाई। ठीक है, अब इसमें r कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, फाई भी कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये a और x फिक्स है, a जितना है x भी उतना ही है, तो ये r जो होगा r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, a फिक्स है x फिक्स है, तो r भी फिक्स रहेगा कांस्टेंट, और ये एंगल भी चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी तो एंगल भी चेंज नहीं होगा। तो ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट बचा बस dl, तो dl का इंटीग्रेशन होगा, और dl का इंटीग्रेशन मतलब dl को ऐड कर देंगे तो इसकी पूरी लेंथ मिल जाएगी, पूरी लेंथ मतलब इसकी सरकमफेरेंस, और इसकी सरकमफेरेंस क्या होगी, ठीक है, तो उसको लिख देते हैं यहाँ पर, इसको इंटीग्रेट करके यहाँ पर लिख देते हैं, ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू बाहर लिख लो, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर, और देखो साइन फाई को मैं लिख रहा हूँ, साइन फाई को कैसे लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब
ए अपॉन आर, और डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन तो इसकी पूरी लेंथ क्या होगी 2 पाई ए, ए रेडियस है तो सर्कमफेरेंस हो जाएगी 2 पाई ए, तो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है 2 पाई से 2 टाइम्स ए और ए स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आर क्यूब हो जाएगा और आर की वैल्यू पुट कर देंगे साथ ही तो बी ऐसा दिखेगा हमें फाइनली बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ये 2 टाइम्स कैंसिल 2 और ये आर क्यूब, तो आर की वैल्यू है इसका क्यूब करना है, पावर 1/2 पहले से है, क्यूब और करेंगे तो पावर हो जाएगी हमारे पास 3/2, b equals to म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा, किसकी वजह से आएगा, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, उसकी एक्सिस पर इतना मैग्नेटिक फील्ड कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो उसकी वैल्यू ये आएगी, और इसकी डायरेक्शन जो होगी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलग होगी, और किस तरफ होगी, यहां तो हमें पता चल रहा है कि ऐसे जब करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, तब इधर आ रही है अपोजिट हो जाएगी डायरेक्शन, तो उसको बता देंगे अभी फॉर्मूला से, मतलब वही कैसे घुमाना है उंगलियों को, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा उसको बताइए। अभी ध्यान रखना है कि एक्सिस क्या होगी, सेंटर पे निकालना है, ठीक है। चलो इसी में अगर हम चेंज कर देते क्या क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पर, यह आया किसकी वजह से, एक टर्न की वजह से, किसके आया, एक टर्न की वजह से, एक टर्न की लेंथ क्या थी 2 पाई ए, ठीक है, ये एक बार घुमा हुआ है तो इसकी लेंथ है टोटल 2 पाई ए, अगर n टर्न्स होते, एक टर्न की लेंथ 2 पाई है तो n टर्न्स अगर टोटल है तो उसकी लेंथ क्या जाती 2 पाई ए, और साथ में क्या जाता n और आ जाता, 2 पाई ए के साथ में क्या जाता n और आ जाता, तो यहाँ पे फॉर्मूला में एक्स्ट्रा n और आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं एक टर्न की वजह से है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n टर्न्स ऑफ कॉइल, तो हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट एम आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो देखो ये मिलता जुलता सा फॉर्मूला है, हमने कॉइल की वजह से, मतलब एक रिंग की वजह से, कॉइल नहीं रिंग की वजह से, चार्ज रिंग की वजह से एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो आया हमारा k q x अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा कुछ फॉर्मूला था। रिंग की वजह से चार्ज रिंग है, टोटल q चार्ज है उसके ऊपर, x डिस्टेंस पर, r रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उसी से मिलता जुलता है। डिफरेंस ध्यान रखना क्या क्या है, यहाँ के मतलब 1/4 की जगह म्यू नॉट अपॉन 2 है, यहाँ पर मतलब थोड़ा सा अलग चेंज है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों में अलग अलग फॉर्मूला होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग, मैग्नेटिक फील्ड का अलग दिखता है। तो ये एक्सिस हो गया, अब निकालते हैं सेंटर पे, magnetic field at the center of coil, कॉइल के सेंटर पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कॉइल है, ये होगी उसकी एक्सिस, ठीक है, ये पॉइंट पी, अगर पॉइंट पी यहाँ पर पहुंच गया, पॉइंट पी पहुंच गई यहाँ पर, तो यही पॉइंट पी हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 पुट करेंगे ए स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब ए क्यूब, तो बी ऐसे दिखेगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए क्यूब, ए स्क्वायर ए क्यूब, एक ए बचेगा, एक ए बचेगा तो b ऐसा दिखेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, तो एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, आई करंट फ्लो है उसके अंदर, सेंटर ए रेडियस है उसकी, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, इफ
n इक्वल्स टू 1, मतलब एक ही टर्न है, बस एक ही बार घूम रहा है, एक ही बार घूम रहा है, तो n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 2 मोड़ा 1.2 है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक। अब इसके डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कैसे होगी, तो ये तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास, डायरेक्शन निकालते हैं इसकी। Direction of magnetic field due to current carrying coil, ठीक। तो ये हो गई हमारी करंट कैरिंग कॉइल, मान लो ऐसे लेते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ये ऐसे घूम रही है इस तरह से, मेरे हाथ में देखो, ये ऐसे जा रही है, ये इस तरह से करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर, तो ये करंट फ्लो हो रही है। अब इस पूरे, अगर मैं इसको ऐसे देखूं इस तरह से कॉइल को, तो इस पूरे सेक्शन में तो छोटा सा पोर्शन, इतना सा पोर्शन, इतना सा पोर्शन को मैं स्ट्रेट कंसीडर कर सकता हूँ, इतने से पोर्शन को कंसीडर कर सकता हूँ स्ट्रेट, और इस स्ट्रेट पोर्शन में करंट फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ, और स्ट्रेट वायर की वजह से डायरेक्शन निकालनी आती है, कैसे निकालते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, थंब होते हैं, और उसके सराउंड ऐसे इधर से अंदर जा रही है, इधर से बाहर निकल रही है, ऐसे सर्कुलर क्या होंगी, फील्ड लाइंस होंगी। तो ऐसा अगर मैं यहाँ पर छोटा सा पोर्शन लूँ इस जगह पर, तो देखो उसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे घूम के ऐसे आ रही है, तो यहाँ जो पोर्शन लिया उसमें करंट जा रही होगी अंदर की तरफ, तो थंब ले लिया मैंने अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया, ऐसे कर्ल किया, तो ये फील्ड लाइंस ऐसे बन रही होगी इस तरह से, देखो मेरी उंगली कैसे घूम रही है, तो ऐसे सर्कुलर फील्ड लाइंस होंगी। तो ये इधर से ऐसे अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो ये ऐसे यहाँ से बाहर निकल रही है, इधर से अंदर जा रही होगी, ये इस तरह से, तो ये ऐसे फील्ड लाइंस आ रही होगी इसकी वजह से सर्कुलर, ये तरह से पोर्शन की वजह से, डायरेक्शन ऐसे दे रही है, इधर से बाहर जा रही है, फिर नीचे से घूमकर ऐसे अंदर से इधर आ रही है, ऐसे इस वाले पोर्शन की बनाएंगे, इतने से पोर्शन में बाहर जा रही है फील्ड लाइंस, बाहर जा रही होगी, तो ये ऐसे यहाँ से निकलेगी, फिर ऐसे घूमकर ऐसे आएगी, तो ये निकली, ये घूमकर इधर आ गई, तो ये छोटी वाली मिला देते हैं, तो ये ऐसे ही ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे इस तरह से, ये इस तरह से फील्ड लाइंस जाएगी, फिर जिसमें से सेंटर की तरफ जाएगी, इधर से डिस्टेंस बढ़ेगी, तो ये ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे दिखेगी हमें, ठीक है। और सेंटर आते आते ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ ये इतने इतने से पोर्शन की वजह से ना ऐसे 70 से पोर्शन होंगे, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सब मिलते जाएंगे आपस में, और ये से इकट्ठा गुच्छा गुच्छा बनता जाएगा, तो सेंटर पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहेगी, एकदम स्ट्रेट हम कंसीडर करेंगे। तो हमें देखनी सिर्फ सेंटर पे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, तो सेंटर पे अगर मैं देखूंगा तो देखो ये करंट फ्लो हो रही है ऐसे, ये जारी करंट, तो ये जारी करंट, तो करंट की डायरेक्शन क्या करना है, हमें फिंगर्स को कर्ल करना है। अब क्या करना है कि करंट सर्कुलर घूम रही है, करंट सर्कुलर घूम रही है, करंट ऐसे घूम रही है, तो ऐसे इस डायरेक्शन में मुझे क्या करना है, फिंगर्स को घुमाना है, ऐसे फिंगर्स को घुमाना है, तो थंब जो होगा ये थंब सेंटर पे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा, एक्सिस के अलोंग। तो ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो ऊपर जा रही होगी, मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रही होती तो नीचे जा रही होती, जैसे मान लो इसमें करंट फ्लो हो रही है इतने से पोर्शन में, ऐसे इस तरह से, तो इधर से पोर्शन करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन घुमाया, तो सेंटर पे थंब बाहर की तरफ डायरेक्शन बताएगा, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहाँ पर वो होगा बाहर की तरफ, डी की वैल्यू
मान लो करंट फ्लो रही है ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये फिंगर्स को ऐसे घुमाया, ऐसे फिंगर्स घुमाया, तो ये ऐसे अंदर की तरफ सेंटर में जो डायरेक्शन होगी वो आएगी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज बोले तो एंटी तो लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स इनवर्ड्स, सॉरी आउटवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड। और क्लॉकवाइज लिख लिए, तो क्लॉकवाइज बोले तो इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन ध्यान रखनी है, ऐसे कुछ नहीं करना, करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाना है, हम सेंटर पे डायरेक्शन बता दें, तो ऐसे डायरेक्शन में देंगे। ठीक, एक्चुअली क्या होता है, फील्ड लाइन से अंदर से इधर से आती है, इधर से बाहर निकल जाती है, और ये थोड़ा मैग्नेट जो होते हैं हमारी बाहर मैग्नेट उससे सिमिलर होती है, मैग्नेट से सिमिलर होती है, उसको हम बाद में कंपेयर करेंगे, तभी तो इतना ध्यान रख सकते हैं। ऐसे हम डायरेक्शन निकाल लेंगे इसकी। और इसके अलावा अगर हमें मान लो आर्क की वजह से निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field due to current carrying circular arc। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर आर्क, इसमें करंट फ्लो रही है ऐसे आई। ठीक है, ये हो गया, सेंटर सेंटर में निकालेंगे। तो ये मान लेते हैं सेंटर, इसका निकालना है ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, फिर फील्ड निकालने के लिए वही मुझे क्या करना पड़ेगा, करंट एलिमेंट लेना पड़ेगा छोटा सा, यहाँ पे ले लेते हैं डीएल, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ये रेडियस आर है इसकी। ठीक है, आर रेडियस है, ये थीटा एंगल पे लिया है मैंने इसको, फाई लिखना है तो फाई लिख लो, ये वाला छोटा वाला एंगल हो जाएगा डी फाई। ठीक है, तो डीएल की डायरेक्शन ऐसे और आर वेक्टर ऐसे, तो डीएल और आर यहाँ पर भी 90 डिग्री पर होंगे, मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पर भी 90 पर। देखो ये आर इधर जा रहा है, आर वेक्टर डीएल से रहता है। ठीक है, पॉइंट पी लेना है तो पी ले लो, और डीएल इधर, तो थीटा यहाँ पर भी 90 होगा। अब बी की डायरेक्शन कैसे आएगी, तो बी की डायरेक्शन होती है डीएल क्रॉस आर। तो देखो डीएल किधर जा रहा है, डीएल जा रहा है इधर, आर आ रहा है इधर, तो डीएल से आर की तरफ फिंगर्स कॉल करूंगा, हम जा रहे हैं इधर। या फिर हमारा भी ये करंट की डायरेक्शन जो है ये सर्कल में ऐसे जा रही है, कैसे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो इनवर्ड्स, तो यहाँ पे डी भी जो है इनवर्ड्स होगा, और वो आर के परपेंडिकुलर होगा, ये ऐसे आर के परपेंडिकुलर इनवर्ड। ठीक है, तो डी बी ऐसे होगा, वैल्यू भी देगी, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। ठीक है, थीटा यहाँ भी 90 डिग्री होगा, अपॉन रेडियस स्क्वायर, रेडियस की इक्वल डिस्टेंस है ये। और देखो डीएल को मैं क्या लिख सकता हूँ, डीएल को लिख सकते हैं, यह छोटा सा पोर्शन है, ये रेडियस, ये आर और ये एंगल आर रेडियस, इसमें रिलेशन क्या होता है, एंगल इक्वल्स होता है आर अपॉन रेडियस, डी फाई इक्वल्स टू डीएल अपॉन आर, डीएल इक्वल्स टू आर डी फाई। तो यहाँ पर डीएल की जगह लिख देंगे आर डी फाई, एक आर कैंसिल। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है किसकी वजह से, इतने की वजह से। अब यहाँ पे छोटे 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 बहुत सारे कंपोनेंट बन रहे होंगे, सबकी वजह से आएगा। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि जो पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है, चलो फाई की जगह इसको ठीक करते हैं, फाई भी काम में लेंगे दोबारा। ठीक है, भाई थीटा 90 समझ में आ रहा है, इसको थीटा इस पूरे को फाई लेते हैं,
ये यहाँ से आगे ये पूरा फाई है, अरे सर्कुलर आर्क सेंटर पे फाई एंगल बना रहा है हमारा, तो फाई को वापस थीटा ही लिखते हैं। ठीक, तो डीबी की वैल्यू आ गई है, थीटा एंगल पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतना होगा। ठीक है, अब पूरे की वजह से निकालना है, सबकी वजह से डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि करंट जो फ्लो रही है वो क्लॉकवाइज फ्लो रही है, तो सबकी वजह से अंदर, तो सबको ऐड कर देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये तो आ गया बाहर। ठीक है, और डी थीटा करेंगे तो देखो एंगल जो लिया है वो बाइसेक्टर से लिया है, किससे लिया एंगल, बाइसेक्टर से, तो इधर का फाई और इधर का, सॉरी इधर का भी 5/2 इधर का भी 5/2, तो 5/2 से -5/2 करेंगे, तो जो लिमिट आएगी वो -5/2 से लेके 5/2, इंटीग्रेशन करने पर सॉल्व करेंगे इसको, ये रहेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इनटू 5, ऐसे कुछ नहीं आएगा, ये ऐसा रहेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया, इसको चाहो तो तुम ऐसा लिख लो, म्यू नॉट आई 2r 5/2 पाई। ठीक, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ऐसा लिख सकते हैं। तो इतना सा है कि पूरा, अगर पूरा सर्कुलर आर्क है, पूरा आर्क है, तो उसकी वजह से आई करंट फ्लो रहा है, ए रेडियस या आर रेडियस कुछ भी है, ठीक है, तो उसकी वजह से होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2a, डी का वैल्यू, उस फॉर्मूला को ध्यान में रखो तब चलेगा। पूरे की वजह से कितना है, इतना पूरा कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई एंगल बना रहा है सेंटर में, तो 2 पाई एंगल की वजह से इतना आ रहा है, तो फाई एंगल की वजह से कितना आएगा, ये आ रहा है किसकी वजह से, 2 पाई, पूरे 2 पाई एंगल की वजह से, ध्यान से सुनना, पूरे सर्कुलर आर्क की वजह से भी निकाला म्यू नॉट आई बाई 2 है, ठीक है, और 2 पाई एंगल की वजह से इतना है, तो फाई एंगल की वजह से पाई अपॉन 2 पाई, ये कोई फॉर्मूला है बस, इसको हम ध्यान में रख सकते हैं। सर्कुलर आर्क की वजह से ये डायरेक्शन वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो इतना तो ध्यान रखना है। तो करना क्या है, जो जो फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं वो सब ध्यान रखना है, डायरेक्शन निकालना ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो वो सब हम देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक दो टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में रह गए थे, नॉर्मली मैं पढ़ाता नहीं, कोई डाउट पूछता है तभी बताता हूँ मैं, तो डाउट पूछा है वो, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक, ध्यान देना। ठीक है, इस चैप्टर के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी की टॉपिक है, इसको तो कर देते हैं हम रफ। तो ये जो भी फॉर्मूलाज है ये तुम्हें रखने हैं ध्यान, ठीक है, अच्छे से ध्यान में रखना है, डायरेक्शन निकालना भी अच्छे से ध्यान में रखना है तुम्हें, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा चैप्टर आगे। अब हम बात करते हैं जो टॉपिक है, एक टॉपिक है वो है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लैब के अंदर, अगर तुम्हारे स्कूल में होगा तो तुम एक्सपेरिमेंट करोगे, शायद करोगे। ठीक है, जैसे हमें मीटर ब्रिज पढ़ाना, तो मीटर ब्रिज तो करते हैं, मीटर ब्रिज है भी सही हमारे सीबीएसई की बुक में, तो ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक, पर इसका क्वेश्चन आया था बहुत पहले, करीब 2002-2004 में। तो बता देते हैं, ये जो बेस्ड है पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये सेम बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। जैसे मीटर ब्रिज से क्या करते थे हम, अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करते थे, ऐसे इस पोस्ट ऑफिस बॉक्स से भी हम अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ Wheatstone bridge, ठीक है, it is used to find resistance of unknown wire, इसे unknown wire रेजिस्टेंस फाइंड करने का हमें आता है। ठीक है, अब ये दिखता कैसे है, ये थोड़ा अजीब सा दिखता है, एस तरह की कुछ शेप देती है इसकी। ठीक है, जो लेटर होता है एस, उसकी तरह कुछ शेप होती है, एक बॉक्स टाइप में स्ट्रक्चर होता है पूरा।
इस तरह की स्ट्रक्चर होती है और इसके बीच बीच में ऐसे ये पोर्शन बने होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। इनके बीच में लगाते हैं कीज। जगह किसी ने रेजिस्टेंस बॉक्स देखा होगा तो रेजिस्टेंस बॉक्स में भी ऐसे बहुत सारी कीज बनी होती है। तो जितना रेजिस्टेंस हमें चाहिए होता है, ठीक है, जैसे 5 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो 5 ओम का की निकाल लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस 5 ओम हो जाता है। 50 ओम रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो 50 ओम की निकाल लेते हैं, 50 ओम रेजिस्टेंस हो जाता है। तो ऐसे इसमें भी होता है, एक 1 ओम होता है, 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, ऐसे करके 1 10 100 1000 ऐसे लगे होते हैं अलग अलग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको तो हम हटा देते हैं। तो इनके बीच में मतलब रेजिस्टेंस होता है, यहाँ भी रेजिस्टेंस होता है, यहाँ भी रेजिस्टेंस होता है, मतलब एक की निकाल दूंगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये पॉइंट होता है अलग अलग, जैसे ये ए हो गया, बी, यहाँ पर सी होता है, ठीक है। इनके इसी से हम वायर कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब पेज लगा होता है, पेज को ढीला करेंगे और वायर को यहाँ फंसा देंगे, एक वायर को यहाँ फंसा देंगे, यहाँ को फंसा देंगे, ये पूरा ये होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह बहुत सारे, यहाँ 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 यहाँ, फिर यहाँ भी लगा होता है सबसे, तो फिर ये डी होता है इस जगह पर। जैसे अलग अलग पॉइंट है, ये पूरा ए है, ये वाला बी, ये सी और ये डी, और इनके बीच में यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ 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 पूरा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में इसमें इस जगह पर टैपिंग कीज होती है। टैपिंग कीज मतलब इसको मैं ऊपर से पुश करूंगा तो ये इस पर टच हो जाएगी, इसको ऊपर से पुश करूंगा तो इस पर टच हो जाएगी, फिर इसमें आपस में से करंट फ्लो हो सकती है, इसमें और इसमें, ठीक है। इसको कीज को चाहो तो नाम दे दो, इसको नाम दे दो K2, इस की को नाम दे दो K1, तो K1 K2 दो कीज होगी इसके अंदर। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही काम करता है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज अगर मैं बनाऊंगा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, फिर यहाँ पे की, इसको भी चाहो तो टैपिंग की फॉर्म में बना दो, बी, ये K2, ये K1 और ये K2, ये बैटरी। तो सेम ऐसे ही होता है, क्या होता है B और D के बीच में की होती है K2 और उस K2 की उनके बीच में लगा होता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो B से ये कनेक्ट होगी की, तो B से सबसे पहले एक वायर से K2 कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से वायर लेते हैं सीधे इसको कनेक्ट करते हैं पहले K2 को, ठीक है। K2 को कनेक्ट करने के बाद चलो इस K2 को ऊपर बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर को नीचे बनाएंगे, ये हो गया गैल्वेनोमीटर। फिर यहाँ से लेते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर। फिर एक घूम कर जाएगा, किससे जुड़ा हुआ है, डी से, तो इसको जाके जोड़ देंगे हम किससे, डी से, ये जोड़ दिया हमने डी से इसको। और क्या होता है देखो, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस होता है पी, तो ये ए और बी के बीच में कोई भी एक रेजिस्टेंस निकाल देंगे, की निकाल दिया, जैसे 10 ओम की निकाले तो 10 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस, 100 की निकाले तो 100 हो जाएगा, ऐसे हम रेजिस्टेंस निकाल देंगे। तो यहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा P, ठीक है। बी और सी के बीच में ये होता है रेजिस्टेंस Q, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकाल देंगे वो हो जाएगा Q, तो ये वाला रेजिस्टेंस P, ये वाला रेजिस्टेंस Q, P और Q लग गया। ये होता है हमारा अननोन रेजिस्टेंस, ये होता है R और ये होता है S अननोन। तो जो अननोन रेजिस्टेंस लगता है, अननोन रेजिस्टेंस का C और D के बीच में, तो C यहाँ पर है, D यहाँ पर, तो C और D के बीच में लगता है हमारा अननोन रेजिस्टेंस, C और D के बीच में लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस, ये लग गया हमारा C और D के बीच में अननोन रेजिस्टेंस। तो C और D के बीच में ये S अननोन, जिसका हमें रेजिस्टेंस पता करना है। तो C यहाँ पर है, D यहाँ पर है, इनके बीच में अननोन रेजिस्टेंस लगेगा, ठीक है। और बैटरी और K1 लगता है हमारा A और C के बीच में, तो A यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो A और C के बीच में हम क्या लगा देंगे, अननोन बैटरी लगा देंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
ए और सी के बीच में, ठीक है। तो यहां से एक की लेंगे, ठीक है, ए से आएगी की, तो की को पहले बना देते हैं, फिर बैटरी लगा देंगे। तो ए से ये पूरा ए है, तो ए से आएगी की, ये यहाँ पे कनेक्ट होगी इससे, ठीक है। फिर इससे जाएगी हमारी बैटरी, इसको मैं ऐसे ऊपर से निकाल देता हूँ, मतलब ये टच नहीं हो रहा है यहाँ पर। फिर ये सी से लग जाएगी सीधी बैटरी, बैटरी ई। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ये हो गया। तो हम सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं K1 को, इसको टैप कर देंगे, इसके ऊपर मिला देंगे, ठीक है, करंट फ्लो हुआ। फिर इसको भी टैप कर देंगे, कुछ रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को ये दोनों फिक्स कर देते हैं, इसको चेंज करते जाते हैं जब तक कि इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो नहीं आता। यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस निकाल के देखते हैं जब तक इसमें डिफ्लेक्शन जीरो नहीं आता, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो नहीं आता। फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो है तो एस की वैल्यू हमें पता है, P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन एस, एस इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास Q बाई P इंटू R। तो Q और P फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, एक सर्टेन वैल्यूज अंदाजे के हिसाब से। फिर यहाँ से ये पूरा R है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये R है, R रेजिस्टेंस, ये R है पूरा, ये भी A है, कंफ्यूजन के लिए पूरा पूरा A है। A से D के बीच में लगा हुआ है वो R, A से B के बीच में P, B से C के बीच में Q। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये इस तरह से बना होता है शेप में। इस डायग्राम से तुम ध्यान रख सकते हो कि कौन कहाँ लगेगा, इसको उससे कंपेयर करके। मैं भी ऐसे ध्यान रखता हूँ, इसको उससे कंपेयर करते हैं, बस नाम पता है, यहाँ ए होता है, यहाँ बी होता है, यहाँ सी होता है, यहाँ डी होता है, की K1 K2 वहाँ लगी होती है। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था, इसमें इस तरह से डायग्राम बना हुआ था, उसमें पूछा था कि अननोन रेजिस्टेंस कहाँ लगाएंगे। तो अननोन रेजिस्टेंस लगेगा सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में अननोन रेजिस्टेंस लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कॉस्ट ऑफ बॉक्स ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह से। इतना ही इसमें है, एक्सपेरिमेंट है एक तरह से। तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, बस वैल्यूज निकालते हैं, टेबल वेबल बनाते हैं, ये सब करते हैं। अगर तुम्हारी लैब में होगा, स्कूल की जब भी स्कूल खुलेंगे तुम्हारा लैब वगैरह में अगर तुम जाओगे वहाँ पर होगा, तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, नहीं होगा तो नहीं करोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ बॉक्स। एक और डाउट पूछा था, तो वो है हमारा एक और डाउट, वो भी एक्सपेरिमेंट ही, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है। होता है हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसको इट इज यूज्ड टू फाइंड resistance of galvanometer, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रक्चर टेस्ट में क्या रहता है, एक बैटरी लेते हैं, नॉन बैटरी इसका से पता होगा हमें, ठीक है, की वगैरह लेते तो ले सकते हो। यहाँ पे लेते हैं रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस लेते हैं, ये इसको सिंपल में आई आर लिख लो, हाई रेजिस्टेंस को। यहाँ पे लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर और इसका खुद का एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको लेते हैं गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस को जी ले लेते हैं इस तरह से, और इस रेजिस्टेंस को इस तरह से चूज करते हैं, इस वाले रेजिस्टेंस को, कि इसमें क्या है, फुल डिफ्लेक्शन है, क्या है, फुल डिफ्लेक्शन। तो इसमें मान लो फुल डिफ्लेक्शन आ रहा है, करंट फ्लो है इसके अंदर आई, ठीक है, या फिर डिफ्लेक्शन कोई भी मान लो, थीटा इसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है। जैसे डिफ्लेक्शन मतलब कितना एंगल पर वो रोटेट हो रही है मिडल, ये मिडल कितना एंगल पे रोटेट हो रही है, मान लो 30 डिग्री पे रोटेट हो रही है, ये 40 डिग्री पे रोटेट हो रही है, कितना घूम रही है। तो वो एंगल ध्यान रखते हैं हम, कितना एंगल है, ठीक है। तो उसको हम देख सकते हैं, देखो कैसे करंट को फाइंड कर सकते हैं, आई इक्वल्स टू ई अपॉन इसका टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस जी, ठीक है। और मान लो लेट डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बी
थीटा, मान लो थीटा से रिफ्लेक्शन आ रहा है और गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, आई प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है। तो आई इक्वल्स टू में चाहे तो के थीटा लिख सकता हूँ, तो के थीटा इक्वल्स हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस जी। तो एक इक्वेशन दी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इतना सर्किट लेते हैं हम और ये रिलेशन निकालते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर को हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर पे शंट कर देते हैं ऐसे। नेक्स्ट टाइम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे शंट, ऐसे लगा देंगे एस, और इस रेजिस्टेंस को इस तरह से चूज करते हैं, एस वाले रेजिस्टेंस को क्या करते हैं इस तरह से चूज करते हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन जो आ रहा है ये पहले का जस्ट हाफ हो जाए, मतलब मान लो पहले 40 डिग्री आना था, तो अब जो आएगा वो 20 आएगा, बस आधा। पहले आ रहा था थीटा, ठीक है, तो अब डिफ्लेक्शन आएगा थीटा बाय 2, हाफ डिफ्लेक्शन। स्टार्टिंग का जो डिफ्लेक्शन है उसका जस्ट हाफ, पहले 40 डिग्री था, 40 डिग्री तो 20 डिग्री, पहले थीटा था तो अब थीटा बाय 2। तो अब क्या करेंगे, now G is shunted by using S, तो इसके पैरेलल में S रेजिस्टेंस रहेंगे such that deflection in the galvanometer becomes theta by 2, अब डिफ्लेक्शन थीटा बाई 2 हो जाए, ठीक है। तो करंट क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये हो रही है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, उसके साथ ये सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा ये में भी है, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस GS अपॉन G प्लस S, और आई को लिख देंगे के डिफ्लेक्शन कितना है थीटा बाई 2, अब थीटा बाई 2 है डिफ्लेक्शन। अब इसकी के थीटा की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे ई अपॉन आर प्लस जी, और सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जी का वैल्यू निकालना है, ये हमारा यूज्ड टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब जी की वैल्यू निकालनी है, तो निकालो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो ये के थीटा की वैल्यू ये है, तो पुट कर देंगे ई अपॉन, मतलब उसमें के थीटा की वैल्यू लेंगे, के थीटा की वैल्यू है ई अपॉन आर प्लस जी, ठीक है, और यहाँ के थीटा बाई 2 था, ये हो जाएगा फिर ई अपॉन आर प्लस जी एस अपॉन जी प्लस एस। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, और सॉल्व करके जी का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करने के बाद थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और ऐसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा, ठीक है। तो इससे इस रिलेशन से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये सब गिवन है, मान लो अगर जी दे देते हैं, शंट रेजिस्टेंस पूछे तो शंट की वैल्यू निकालने से क्वेश्चन आया भी होगा 2018 में क्वेश्चन आया था, उसमें शंट पूछा था, शंट की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से एस की वैल्यू भी हम चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। एक और क्वेश्चन पूछा था पोटेंशियल डिवाइडर, उसको भी देख लेते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर क्या है। ये वोल्टेज डिवाइडर तो कुछ नहीं होता है, बैटरी होती है इनपुट, ठीक, और दो रजिस्टर लगे होते हैं, एक R1 और दूसरा R2, ठीक है। ये थोड़ा वेरिएबल रजिस्टर होता है, इसकी वैल्यू मतलब चेंज हो सकती है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है हमारा वी आउट। तो कुछ नहीं, वी आउट की वैल्यू वी इन की फॉर्म में लिखनी होती है, मतलब ये जो पोटेंशियल है ये इन दोनों पार्ट्स में कैसे डिवाइड हो रहा है, बस वही लिखना है। तो बहुत ईजी है, कैसे करंट निकाल लेंगे, करंट क्या है I इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ इनपुट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों सीरीज में R1 प्लस R2, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसमें करंट I इंटू R2, I की वैल्यू पुट कर देंगे, दिया जाएगा V आउट इक्वल्स टू ये R2 अपॉन R1 प्लस R2
इंटू वी इन। अब यहाँ R2 चेंज होगा तो वी आउट चेंज होगा, तो ये वेरिएबल रजिस्टर होता है, इसको चेंज होने पर फिर ये वी आउट चेंज होता है। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर है, इसका पोटेंशियल इन दोनों में डिवाइड करना है तो इस पर कितना आएगा। तो इसको यूज में लेते हैं हम, जैसे ये थर्मिस्टर हो सकता है, थर्मिस्टर मतलब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस चेंज होना, या LDR हो सकता है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट से चेंज होने वाला। तो नॉर्मली इनको सेंसर वगैरह भी यूज में लेते हैं। तो कहीं पे मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, हीट प्रोड्यूस होगी, हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो वी आउटपुट वोल्टेज चेंज रहेगा। और जैसे आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा तो एक सर्किट लगा होता है, तो सर्किट में जैसे ही आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा तो वहाँ सायरन वगैरह कुछ बच जाएगा। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद वी आउट की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद तो सायरन एक्टिवेट हो जाएगा, वो जल जाएगा, वो बढ़ जाएगा। या मान लो कहीं पर बहुत ज्यादा लाइट गिर रही है, ठीक है, उतनी लाइट नहीं चाहिए, तब भी ये यूज में ले सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर तो इसलिए पोटेंशियल डिवाइड करना चाहता था, इतना सा टॉपिक छोटा था, ठीक। तो ये आ गया होगा तुम्हें समझ में, ठीक है। तो जो हमें क्या करना है, हमें जो पढ़ा इससे पहले हमने मैग्नेटिक वेक्टर और सबकी जो वैल्यूज है, फॉर्मूलाज वगैरह वो सब ध्यान में रखना है, और उनकी वैल्यूज ध्यान में रखनी है, डायरेक्शन निकालना ध्यान में रखना है, अच्छे से समझना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको पूछ लेना है उसी टाइम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस आते हैं इससे भी बहुत सारे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।